नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। मैं बात करने जा रहा हूं अभी इस वीडियो में, इस लेक्चर के माध्यम से जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड और एनिमल्स के बारे में। बड़े गौर से और ध्यान से सुनिएगा। यहां से कुछ छोटा छोटा सवाल पूछा जा सकता है। जैसे प्लांट्स के बारे में पूछा जा सकता है। कैसे प्लांट्स के बारे में बता देता हूँ आपको। उदाहरण पूछा जा सकता है कि बीटी, कॉटन, कपास, फ्लेवर सावर टमाटर जो आता है, मेज़ आता है, गोल्डन राइस जो आता है जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है, एडेबल वैक्सीन जो आता है, सब वेजिटेबल से वैक्सीन तैयार की जाती है आजकल, इसके बारे में पूछा जा सकता है। एनिमल में ये पूछा जा सकता है कि एनिमल में ट्रांसजेनिक हम एनिमल कैसे प्राप्त करते हैं और क्या बनाने के उद्देश्य हो सकते हैं। वैसे बनाने के उद्देश्य तो मैंने इससे पहले वीडियो में क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जब एनिमल पार्ट्स में जाऊँगा तो थोड़ा सा क्लियर और कर दूंगा। और उदाहरण आता है इसमें, कौन कौन से उदाहरण है, क्या क्या बनाए गए हैं, एटसेट्रा इसमें आता है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के बारे में। ठीक है, मैं यहाँ पर GM फूड के बारे में पहले बात करूँगा, उसके बाद इधर बात करूँगा GM एनिमल्स के बारे में। GM एनिमल्स जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स है। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल को ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं। इसको ट्रांसजेनिक एनिमल बोलेंगे, जिसमें किसी दूसरे का जीन रहता है। इसमें भी ट्रांसजेनिक क्रॉप बोलेंगे, इसको ट्रांसजेनिक क्रॉप कहेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल और सरल तरीके से मैं फटाफट इसको बता रहा हूँ। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको हमेशा प्राप्त हो। ठीक है, तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित क्रॉप्स से जो उत्पादित खाद्य पदार्थ होते हैं उसको GM फूड कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, GM क्रॉप से जो तैयार हुआ, खाद्य पदार्थ तैयार हुआ, उसको GM फूड के नाम से जाना गया है। ठीक है, ये जो होता है ये परंपरागत तकनीक से उगाए जाने वाले फसलों से प्राप्त होते हैं, जिसमें कुछ विशेष प्रकार की क्वालिटी होती है। मतलब इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं उसमें खाद्य पदार्थों में एंटीबायोटिक्स, मतलब प्रतिजैविक, एंटीबॉडीज़ और प्रोटेस्टर प्रतिरोधी जीन इसमें उपस्थित होते हैं। मतलब कीट प्रतिरोधी और रोग प्रतिरोधी प्रकार के पौधे होते हैं या प्लांट होते हैं और प्लांट उत्पाद होते हैं। इनमें ट्रांसजीन्स द्वारा उत्पादित प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है ना, ट्रांसजीन द्वारा उत्पादित प्रोटीन पाई जाती है, याद रखेंगे। मतलब एक तो ये समझ लीजिए कि ये रेजिस्टेंस होता है, इसमें रेजिस्टेंट होता है किससे, इंसेक्ट से, जिसको कोड कहते हैं इंसेक्ट। ठीक है, और दूसरा डिजीज़। ठीक है ना, और दूसरा अगर आप कहें तो ट्रांसजीन से आप प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल आपको मिलता है कई जगह क्राई प्रोटीन के रूप में। कौन सी प्रोटीन? क्राई प्रोटीन के रूप में होता है। ये कीट प्रतिरोधी किस्म में पाई जाती है क्राई प्रोटीन, याद रखना, जो कि ट्रांसजीन्स के द्वारा बनाई गई हुई प्रोटीन है। याद रखेंगे, पेपर में आता है ये कई बार। ठीक है, इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं, मतलब ट्रांसजेनिक जो फूड होते हैं, ये पूरे के पूरे फूड प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों के द्वारा उत्पादित एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि रिकॉम्बिनेट DNA टेक्निक में जीन ट्रांसफ़र के समय काम आते हैं। मतलब इन खाद्य पदार्थों में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन के द्वारा उत्पादित एंजाइम्स पाए जाते हैं। मतलब इसमें क्या पाया जाएगा, वो एंजाइम्स पाया जाएगा जो किसके द्वारा बना हुआ है, ट्रांसजेनिक जीन्स के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, जिसका उपयोग रिकॉम्बिनेट टेक्निक में करते हैं। जिसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, यूजेस कहाँ पर करते हैं, रिकॉम्बिनेट DNA टेक्निक में करते हैं। क्लियर है, रिकॉम्बिनेट DNA टेक्निक में करते हैं। कुछ ट्रांसजेनिक प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे फसल कुछ ऐसे होते हैं, क्रॉप जैसे केला है और सब्जियों की, जिसमें वैक्सीन बनाने की क्षमता होती है। मतलब आपने उससे पहले वीडियो भी देखे होंगे, उस पर मैंने बताया था कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिससे हम वैक्सीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वैक्सीन फॉर्मेशन किया जा सकता है कई प्रकार के प्लांट से। इधर ऐसा घुमा देता हूँ, इसको समझ में आ गया। ठीक है, खाद्य वैक्सीन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन से GM फसल है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर GM फसल का मैं उल्लेख करने जा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट GM क्रॉप्स,
फूड भी हो सकता है, भोजन के रूप में भी हो सकता है, एंड फ्रूट्स के रूप में भी हो सकता है। ये हो गया फास्ट। ठीक है, तो देखिए एक आपने सुना होगा बीटी कॉटन। क्या है? बीटी कॉटन, बीटी कपास बोलते हैं। ये कपास की एक नई कीट प्रतिरोधी किस्म का विकास मोन्सेंटो कंपनी के द्वारा किया गया था। किसने किया था इसको? मोन्सेंटो कंपनी, जो कि यूएसए की कंपनी है। इसने इस कंपनी के द्वारा बीटी कपास, जो कि कीट प्रतिरोधी है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट है या कोट रेजिस्टेंस है, उसका फॉर्मेशन किया था। ये एक विशेष प्रकार का ट्रांसजेनिक क्रॉप है, फसल है या पौधा है। ठीक है, जिसमें बैसिलस thuringiensis, किसका? बैसिलस बैसिलस thuringiensis नामक जो जीवाणु है उसके जीन स्थानांतरित किया गया है सिंपल कपास में। किसमें? सिंपल कपास में। तब जाके बीटी कॉटन का निर्माण हुआ है। मतलब ये जीन जो होता है, बैसिलस thuringiensis के जो जीन होते हैं, ये एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। समझ में आया? विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है जो लगभग लेपिडोप्टेरा वर्ग के सभी कीटों के लिए जहरीला होता है। मतलब जिस प्रोटीन का निर्माण होता है ये लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के बहुत सारे कीट के लिए ये पॉइजन की भांति काम करता है। किस भांति काम करता है? पॉइजन की भांति काम करता है। मतलब इन कपास को वो कीट भक्षण नहीं कर पाएंगे, खा नहीं पाएंगे। समझ में आया ना? जिनकी उपस्थिति के कारण कपास के पौधे जहरीले हो जाते हैं। उस जहरीले क्राई प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है? क्राई प्रोटीन। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्राई प्रोटीन का। याद रखेंगे क्राई, ये याद रखेंगे, क्राई प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोटीन का नाम क्या है? क्राई प्रोटीन, जो कि पॉइजनस होता है। ठीक है, लेपिडोप्टेरस इन पर आक्रमण नहीं कर पाते। कपास की किस्म कीट प्रतिरोधी या रेजिस्टेंट हो गया रहता है इसलिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो प्रोटीन है मनुष्य के लिए किसी भी प्रकार का हार्मफुल नहीं होता। इसे कोई इसे बने हुए कपड़े और इसके बीज से निकाले गए खाद्य तेल हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं है। नुकसानदायक हो सकता था, ऐसा नहीं है। मतलब हमारे लिए ठीक ठाक है, काम कर सकता है। कपास की नए किस्म को बीटी कपास या कॉटन के नाम से जानता है। इस जीवाणु का नाम याद रखेंगे, बैसिलस thuringiensis के जीन को इसमें प्रत्यारोपित किया गया कॉटन में। इस जीन की विशेषता है कि एक जहरीली प्रोटीन क्राई प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, जो कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के जो एनिमल है उसके लिए पॉइजन के समान काम करता है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, फटाफट एग्जाम्पल। अब सिर्फ नाम आप समझ गए होंगे कि कैसे बनता है। एक एग्जाम्पल मैंने बताया, बीटी जीन की उपस्थिति के कारण ये रेजिस्टेंस प्रकृति के होते हैं। रेजिस्टेंट मतलब प्रतिरोधी प्रकृति के सब्जियां उपयोग करते हैं आप। बीटी वेजिटेबल्स का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आएंगे तो इसमें और एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। मेज़ में आपको देखने को मिलेगा, मेज़, मक्का जानते होंगे आप लोग। ठीक है, इसमें पेस्ट और रोगों के लिए प्रतिरोधकता पाई जाती है। मेज़ में इस प्रक्रिया के द्वारा एक ऐसे जीन को ट्रांसप्लांट कर दिया गया है, इसमें स्थानांतरित कर दी गई है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जो पेस्ट होते हैं, जिसको पीड़क बोलते हैं, कीट है ना, और डिसीज़ के लिए उसमें पहले से एंटीबॉडीज़ बनी हुई रहती है। मतलब उसमें रेजिस्टेंस पावर बना हुआ रहता है। ठीक है, जिसके कारण वो आसानी से ग्रो कर लेता है। आगे आता है एक आपने सुने होंगे फ्लेवर सावर टोमेटो। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। याद रखेंगे, प्रथम आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे हैं। ठीक है, खाद्य है फ्लेवर सावर टमाटर। इन टमाटर में कैनामाइसिन जैसे एंटीबॉडीज़
के लिए प्रतिरोधकता पाई जाती है। कैनामाइसिन एक विशेष प्रकार के हार्मफुल कंटेंट है जिसके लिए इसमें विशेष प्रतिरोधकता पाई जाती है। टमाटर की आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किस्म है, ये टमाटर को ज़्यादा लंबे समय तक बनाकर रखती है, ख़राब नहीं होने देते, अधिक सुगंध युक्त होते हैं। ये टमाटर के फल को पकाने वाला उत्तरदायी एंजाइम जो होता है पॉलीगैलेक्टुरोनेज, ये इसकी कम मात्रा के कारण संभव हो पाया है। मतलब टमाटर को जो पकाने वाले एंजाइम है उसकी कम मात्रा के कारण ये पॉसिबल हुआ है कि हम इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेप ऑयल सीड। रेप ऑयल सीड, ये जो रेप ऑयल सीड होता है ये नया जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। ठीक है ना, ये है न्यू जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, याद रखेंगे। ठीक है, जिनमें बास्टा नामक खरपतवार नाशी के प्रति प्रतिरोधकता पाई जाती है। एक विड्स आता है बास्टा, ये क्या है, विड्स, इसके प्रति इसमें ज़्यादा प्रतिरोधकता देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस मतलब होता है स्वर्ण चावल भी कह सकते हैं आप, सुनहरे चावल भी कह सकते हैं आप लोग। ये जो गोल्डन राइस है ये धान की एक किस्म है जो जीएम किस्म है, मतलब सभी जीएम है, याद रखेंगे। ठीक है, जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, सभी प्लांट जीएम है। ठीक है, इसीलिए तो आप पढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, एडिबल वैक्सीन का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा था। कई खाद्य पदार्थ ऐसे हैं, कई प्लांट ऐसे हैं जिनके बीजों से, जिनके फलों से वैक्सीन का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, मतलब कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट और वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिसमें विशिष्ट पैथोजेंस के जीन को प्रवेश कराकर उसमें एंटीजन की उपस्थिति के कारण उसके शरीर में एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज़ बनती है जिसका उपयोग हम वैक्सीन के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक पौधों के और बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे पोटैटो में भी मिलेगा जिसमें हायर प्रोटीन कंटेंट होता है पोटैटो में। कॉर्न जानते होंगे, कॉर्न और ब्रिंजल जानते होंगे आप लोग, इंसेक्ट रेजिस्टेंस होता है उसमें। सोयाबीन और मेज जानते होंगे, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस होता है। तो ऐसे आप लोग को कई एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है। अब हम लोग बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स के बारे में, जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसको ध्यान से सुनिए, समझिए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स क्या होता है प्लांट के बाद में। ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाता है ये भी। ठीक है, ट्रांसजेनिक जंतुओं के निर्माण में उसी तकनीक का उपयोग किया जाता है जैसे हम प्लांट में करते हैं। अगर ये समझ में आ गया होगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सामान्यतः जंतु में अंडे, शुक्राणु और जाइगोट में बाहरी जीन को वाहक के माध्यम से प्रवेश कराकर ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए जाते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक बनाने के उद्देश्य क्या है, एनिमल्स को बनाने के उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अब बात आ रही है एनिमल्स की तो थोड़ा सा बता देता हूँ। मतलब कई ऐसे एनिमल्स हैं जिसके शरीर से निकले हुए प्रोडक्ट को औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है, एंटीबॉडी और वैक्सीन के रूप में उत्पादन किया जाता है। आप जानते हैं गाय, सुअर, भेड़, बकरे हैं, इनके शरीर से एंटीबॉडीज़ और वैक्सीन बनाने के काम आता है। ठीक है ना, तो इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स बनाने एक पहला उद्देश्य हो सकता है। जंतुओं में अधिक गुण संपन्न अतिरिक्त अंगों का, मतलब स्पेयर ऑर्गन का निर्माण करते हैं। जब मनुष्य में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है तो कोई दूसरा मनुष्य तो देगा नहीं ना, है ना। इसलिए ऐसे एनिमल्स बनाना चाहिए, ऐसे एनिमल्स बनाने की सोच रहे हैं या बनाने की प्रोसीजर चल रही है कहना चाहिए, जिसमें स्पेयर ऑर्गन का निर्माण हो, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ लगा ले मनुष्य ऐसा। ठीक है, दूसरे अदर सोर्स से प्राप्त जीन के प्रभाव का अध्ययन किसी अन्य जंतु में किया जा सकता है। मतलब किसी और जंतु का जीन का प्रभाव अगर मनुष्य में है तो उसका आसानी से आप अध्ययन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य के वृद्धि हार्मोन बनाने वाले जीन को अगर चूहे में आप स्थानांतरित कर देते हैं, चूहे में उसके प्रभाव का अध्ययन किया गया। ठीक है ना, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स नामक जीन को अगर आप चूहे में डाल दें, ये अच्छा एग्जांपल है, याद रखना। रैट का उदाहरण जब बताऊंगा तो ध्यान रखना। रैट का जो एग्जांपल मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, एक रैट, ये जो रैट का एग्जांपल है इसमें अभी मैंने बताया सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स का को ट्रांसप्लांट किया गया है, या फिर ग्रोथ हार्मोन जो होता है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, ये क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, याद रखना, ग्रोथ हार्मोन होता है। इसको किसके अंदर डाला गया है, चूहे के अंदर डाला गया है। ठीक है ना, जिससे चूहे के शरीर में उस जीन के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है। ह्यूमन सेल लाइन का विकास किया गया है, या कर सकते हैं, या करना इसका उद्देश्य हो सकता है, ह्यूमन सेल लाइन। ठीक है ना, एंटीबॉडीज़ वैक्सीन का फॉर्मेशन आप इससे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया स्पेयर ऑर्गन का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं।
ठीक है, जो जिसका उपयोग आप किस में करेंगे, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में करते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से आप जीन की स्टडी कर सकते हैं, जैसे एक का जीन दूसरे में डाले तो उसके शरीर में होने वाले परिवर्तन के द्वारा आप जीन स्टडी कर सकते हैं आसानी से। ह्यूमन सेल लाइन, ये एक नया ह्यूमन सेल लाइन, ये थोड़ा सा नया लग सकता है आपको कि मानव सेल लाइन बोलते हैं इसको। इसका विकास करके, इसको ज़्यादा विकसित करके अल्जाइमर जो रोग होता है, जो जेनेटिकली डिजीज़ होता है, जो कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वगैरह के कारण होता है, जीन के डिसऑर्डर से होता है, अल्जाइमर से होता है, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया होता है, इनके निदान का रास्ता ढूंढा जा सकता है ह्यूमन सेल लाइन से। एनिमल क्लोन, इससे एनिमल क्लोन आप इससे बना सकते हैं, ये भी एक उद्देश्य है, जंतु क्लोन का निर्माण करना। ठीक है, उच्च कोटि के आप कैटल या पशु उत्पादित कर सकते हैं। डोमेस्टिक, कैसा डोमेस्टिक प्रकार के एनिमल आप ज़्यादा अच्छे क्वालिटी में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब उत्पादित करने का तरीका देखिए कैसे उत्पादित करते हैं। तो ये प्रक्रिया सिंपल डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक की तरह है, जैसे प्लांट को उत्पादित करते हैं। ठीक है, इसमें कैसे उत्पादित करते हैं, प्रोसीजर में अगर मैं जाऊँ, इसमें प्रोसीजर या प्रोडक्शन में अगर मैं जाऊँ कि इसका उपयोग, आप उसका उत्पत्ति कैसे करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे, तो कुछ चरण होते हैं। जैसे क्या होते हैं, एक होता है मेल, क्या होता है, मेल। ठीक है, कि युग्मक के ऐच्छिक जीन को पहचान कर मेल के गैमिट, ठीक है, के जीन को हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, समझ में आ गया। ठीक है, उसे प्लाज्मिड के साथ संयोजित कर लिया जाता है। किसके साथ में, प्लाज्मिड के साथ में संयोजित कर लिया जाता है। मतलब ये जो जीन है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करके रखे हैं, इसको हम प्लाज्मिड से संयोजित करेंगे, मतलब प्लाज्मिड के साथ में मिला देंगे। क्लियर है, किसके साथ में मिला देंगे, प्लाज्मिड के साथ में मिला देंगे। अब क्या करेंगे, सेकेंड प्रोसेस में जो फीमेल बॉडी होती है, तो दोनों के मिलने से जो बनता है ये कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। इस, ठीक है ना। अब दूसरा एक इस पे, ये तो मेल का हो गया। फीमेल से क्या करेंगे, हम फीमेल बॉडी से, किसी एनिमल के फीमेल बॉडी से अंडाशय से इमेच्योर एम्ब्रियो को प्रोन्यूक्लियर अवस्था में निकाल लेते हैं। मतलब यहाँ से जो एम्ब्रियो आप निकालेंगे वो कैसा होगा, प्री न्यूक्लियर स्टेज में होगा। ठीक है ना, प्री न्यूक्लियर स्टेज में होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, डीएनए रिकॉम्बिनेंट जो बना हुआ है, इंजेक्शन की सहायता से इस जायगोट में इंजेक्ट कर देंगे, इसको इस जायगोट में इंजेक्ट कर देंगे। समझ में आया ना, युग्मनज में इंजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये भ्रूण है, एम्ब्रियो, याद रखना। इस प्रकार होगा क्या, जो रूपांतरण की प्रक्रिया होगी वो निषेचित युग्मनज को कुछ समय तक वृद्धि करने के पश्चात, ये थोड़ा देर तक वृद्धि करेगा, उसके बाद इसको एक, आप लोग जानते हो, सरोगेट, ठीक है, मतलब सीडो प्रेग्नेंट करने के लिए, या ये कहें कि किराए की कोख कहते हैं हम लोग, किराए की कोख बोलेंगे। सरोगेट फीमेल में उसको प्रत्यारोपित कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं, प्रत्यारोपित कर देते हैं। ठीक है ना, किराए की कोख में प्रत्यारोपित कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। यहीं पर भ्रूण का विकास होता है। यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, यहीं पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। समझ में आया, किसका डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। समझ में आ गया। यही एम्ब्रियो डेवलप होकर बाद में शिशु का निर्माण करता है, इन्फेंट या शिशु का निर्माण करता है। ये शिशु ही अपने आप में ट्रांसजेनिक होता है। कैसा होता है, ट्रांसजेनिक होता है। समझ में आ गया। अब जो इन्फेंट है, शिशु है, ट्रांसजेनिक है। जन्म के बाद इस शिशु में जो हम डिजायरेबल जीन की उपस्थिति को डीएनए प्रसंस्करण विधि के द्वारा, डीएनए हाइब्रिडाइज विधि के द्वारा इसको
प्राप्त कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि वो जीन वहाँ पर है या नहीं। सदर्न ब्लॉटिंग की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा ये पता कर लेते हैं। डीएनए प्रोब द्वारा पता लगा सकते हैं, विशिष्ट प्रोब के द्वारा, कि यहाँ पर नोट कर देता हूँ, डीएनए प्रोब के द्वारा आप इसको पता लगा सकते हैं कि उसमें जो जीन आप प्रत्यारोपित किए थे वो है या नहीं। तो इसमें एग्जाम्पल आता है, रैट आता है, चूहा आता है, ठीक है, जिससे चूहे में एक ऐसे जीन को स्थानांतरित किया गया है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स को कि वो चूहा जल्दी से ग्रो करता है, मानव के समान सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का उत्पादन करता है। सामान्य चूहे की आकार की तुलना में काफ़ी अधिक उसमें सोमैटोट्रोपिक हार्मोन बनेगा, ठीक है। चूहे के द्वारा बनाए गए और जिसमें मनुष्य में स्तन कैंसर उत्पन्न करने वाले जो जीन होते हैं वो संविष्ट होते हैं। ये जीन चूहों में भी कैंसर रोग उत्पन्न करते हैं। इसकी सहायता से कैंसर जीन द्वारा कैंसर रोग उत्पन्न करने की या होने की क्रियाविधि को समझने में मदद मिलती है, ऐसा कह सकते हैं। मतलब कैंसर सेल को जानने के लिए इस विधि का उपयोग किया गया है। चूहे में एक ऐसे किस्म का आनुवंशिक अभियांत्रिकी की सहायता से आविष्कार किया गया है जिससे STH मतलब सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन उत्पादित करने वाले जीन का फॉर्मेशन एक चूहे के अंदर हो जाए, ठीक है। पीक भी आता है, पीक मतलब चूहा, आप जानते हैं इसकी कई नस्लों को अलग अलग कंट्री में पाला जाता है। इनके कई अंगों को मनुष्य में आसानी से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और आता है जैसे काऊ वगैरह, काऊ, शीप वगैरह जानते होंगे आप, शीप एंड देन गॉट वगैरह जानते हैं, बकरे वगैरह। तो इन सब में उपयोगी प्रोटीन चिकित्सकीय दृष्टिकोण से जितने ज़रूरी है उस जीन को समावेशित किया जाता है, जिससे दूध में प्रोटीन की मात्रा या वैल्यू उसकी बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपको देखने को मिलता है कई प्रकार के जो फिशेस होती हैं, ठीक है, जैसे कॉमन कार्प तो जानते ही होंगे ना आप लोग, कैटल फिश वगैरह, सैल्मन और गोल्ड फिश वगैरह होते हैं। तो इन सब में सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स उत्पन्न करने वाले जीन को स्थानांतरित किया गया है, जिससे इनके आकार में काफ़ी वृद्धि हुई है। मतलब बड़े बड़े मछलियाँ आपको देखने को मिलती है और आर्थिक रूप से हमारे लिए भी इकोनॉमिकली ये बहुत फ़ायदेमंद है। इकोनॉमिकली और हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट मटेरियल आपको प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे क्या होता है ट्रांसजेनिक फूड, क्या होता है ट्रांसजेनिक एनिमल, कैसे बनता है, क्या उद्देश्य होता है, क्या लाभ होता है, सब समझ गए होंगे आप। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर ले ताकि किसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।